नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी समझेंगे कि कैसे एक शहर की लोकल गैंग वॉर देखते ही देखते पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई। ये कहानी है कराची की, एक सुपर कॉप की और एक खूंखार गैंगस्टर की। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे मोड़ से होती है जो सत्ता और अपराध के बीच के उलझे हुए रिश्ते को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देती है। चलिए जरा एक सीन इमेजिन करते हैं। साल है 2007, तारीख 18 अक्टूबर। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो सालों के बाद अपने वतन वापस लौटी हैं। कराची की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम है और फिर एक जोरदार कार बॉम्ब धमाका। 140 जानें चली गईं। चारों तरफ बस केओस और अफरा तफरी। अब ऐसे में बेनजीर को वहां से सुरक्षित कौन निकालता है? कोई पुलिस वाला, कोई फौजी? नहीं, बल्कि कराची का सबसे बड़ा अपराधी रहमान डकैत। जी हां, वही उस दिन उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी चला रहा था। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शहर का सबसे कुख्यात अपराधी उसी शहर की सबसे पावरफुल लीडर का प्रोटेक्टर बन जाए। ये सवाल ही हमें कराची के उस दौर के करप्शन और पावर के खेल की गहराई में ले जाता है। अब देखिए, हर कहानी में अगर एक विलेन होता है तो एक हीरो भी तो होता है, और इस कहानी में अब एंट्री होती है एक ऐसे पुलिस वाले की जिसके कंधों पर जुर्म को जड़ से मिटाने का जिम्मा था। तो मिलिए एसएसपी चौधरी असलम से। पहचान, हमेशा कड़क सफेद सलवार कमीज तो दूसरे हाथ में सिगरेट। कराची के लोग इन्हें राउडी राठौड़ के नाम से भी जानते थे और इनका सिर्फ एक ही मकसद था, रहमान डकैत और उसके जैसे अपराधियों का पूरा सफाया। इन दोनों की दुश्मनी कराची के अंडरवर्ल्ड का पूरा इतिहास लिखने वाली थी। असलम के काम करने का अंदाजा उनके इस एक बयान से लगाया जा सकता है, मैं शहीदों को दफन नहीं करता, मैं हमलावरों को दफन करता हूं। ये सिर्फ कोई डायलॉग नहीं था, ये उनकी पर्सनैलिटी, उनके इरादों का एक सीधा साफ ऐलान था। तो हुआ ये कि 2006 में असलम ने एक बड़े ऑपरेशन में रहमान डकैत को पकड़ लिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असली खेल तो अब जेल के अंदर से शुरू हुआ। रहमान ने जेल में बैठे बैठे ही असलम की अपनी टीम के कुछ पुलिस वालों को खरीद लिया और नतीजा, रहमान कोई जेल तोड़कर या सुरंग बनाकर नहीं भागा, बल्कि एक वीआईपी मेहमान की तरह पुलिस स्टेशन के मेन गेट से आराम से बाहर चला गया। और यह सब कितने में हुआ? ये जो रकम स्क्रीन पर दिख रही है, 5 करोड़ रुपए। सोचिए, एक गैंगस्टर को छुड़ाने के लिए पुलिस को ही 5 करोड़ की रिश्वत दी गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिस्टम अंदर से कितना खोखला हो चुका था और अपराधी कितने बेखौफ थे। और देखिए, जब कानून इस तरह सरेआम बिकने लगे ना, तो एक वैक्यूम, एक खालीपन पैदा होता है, और उस खालीपन को भरने के लिए कोई भी आ सकता है। ये पूरे सिस्टम के मुंह पर एक कर्रारा तमाचा था। और जब रहमान दूसरी बार भी ठीक इसी तरह फरार हो गया, तो चौधरी असलम के लिए यह मामला सिर्फ ड्यूटी का नहीं बल्कि पर्सनल बन गया। उन्होंने कसम खा ली कि अब रहमान गिरफ्तार नहीं होगा, बल्कि उसका काम तमाम होगा। और फिर अगस्त 2009 की एक रात को असलम ने अपनी वो कसम पूरी कर दी। बिन कासिम इलाके में एक मुठभेड़ हुई और रहमान डकैत की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। पुलिस ने तो इसे एनकाउंटर का नाम दिया, लेकिन सब जानते थे कि ये एक बदला था जो पूरा हो चुका था। तो रहमान तो खत्म हो गया, लेकिन कराची की गैंग वॉर नहीं। अब लड़ाई एक गैंगस्टर और एक पुलिस वाले की नहीं थी, अब ये लड़ाई पूरी पुलिस फोर्स और एक पूरे इलाके के बीच होने वाली थी, जिसने कराची शहर की कमजोरियों को और भी ज्यादा उजागर कर दिया। अप्रैल 2012, चौधरी असलम को ऑर्डर मिला कि ल्याई के इलाके को गैंगस्टर से खाली कराना है। पर यह कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। 3000 पुलिस वाले, बख्तरबंद गाड़ियां, स्नाइपर्स। माहौल ऐसा था मानो कोई जंग छिड़ने वाली हो। और हुआ भी वही। जब पुलिस अंदर घुसी तो उनका स्वागत गोलियों से नहीं, सीधा रॉकेट लॉन्चर से हुआ। यह ऑपरेशन पूरे 8 दिन तक चला। लियारी इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया। बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। घरों का राशन खत्म होने लगा। बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे। यह ऑपरेशन शुरू तो गैंगस्टर्स के खिलाफ हुआ था, लेकिन इसकी सजा आम लोगों को भुगतनी पड़ रही थी। इस ऑपरेशन की क्रूरता का अंदाजा इस एक घटना से लगाया जा सकता है। एक एम्बुलेंस ड्राइवर भूखे प्यासे लोगों के लिए राशन लेके जा रहा था। असलम को शक हुआ कि राशन की आड़ में गैंगस्टर्स के लिए हथियार सप्लाई हो रहे हैं। उन्होंने चाकू निकाला और चावल की बोरियों से लेकर दूध के पैकेट तक सब कुछ फाड़कर सड़क पर फैले कीचड़ और खून में मिला दिया। और इसी केओस, इसी नाकामी के बीच कराची में एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन ने दस्तक दी।
कहानी अब एक बहुत ज़रूरी मोड़ ले रही थी, क्योंकि शहर का ये खालीपन अब एक राष्ट्रीय खतरे को न्योता दे रहा था। हुआ ये कि 2009 के बाद जब पाकिस्तानी फौज ने देश के पश्चिमी इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए, तो तालिबानी लड़ाकों को छिपने के लिए एक ठिकाना चाहिए था। एक ऐसा बड़ा, भीड़भाड़ वाला और अस्त-व्यस्त शहर जहां वो आसानी से गुम हो सकें। और वो शहर था कराची। तो अब फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ थे लयारी के गैंगस्टर्स जैसे रहमान डकैत। उनका मकसद क्या था? बस इलाका और पैसा। लेकिन अब जो नया खतरा आया, तालिबान, उनका मकसद पूरी तरह अलग था। वो पाकिस्तानी हुकूमत को ही घुटनों पर लाना चाहते थे। उनके हथियार भी अलग थे। हैंडगन और राइफल की जगह अब आरपीजीज, 200 किलो आरडीएक्स और सुसाइड बॉम्बर्स थे। और उनका निशाना कोई दूसरा गैंग नहीं, बल्कि देश की इकनॉमी, उसकी रीढ़ की हड्डी। मतलब साफ था, खतरा अब गली मोहल्ले का नहीं, पूरे देश का बन चुका था। गैंगस्टर्स को हराने के बाद चौधरी असलम ने अब इस नए आतंकवादी खतरे से सीधी टक्कर ली, और ऐसा करते ही वो खुद इन आतंकवादियों का सबसे बड़ा निशाना बन गए। असलम पर एक दो बार नहीं, पूरे 9 बार जानलेवा हमला हुआ। एक बार तो तालिबान ने उनके घर को ही बम से उड़ा दिया, लेकिन वो मलबे से बाहर निकले, अपनी वर्दी से धूल झाड़ी और मीडिया से कहा, मैं इन दहशतगर्दों को जहन्नुम में भी नहीं छोड़ूंगा। 8 जून 2014 तालिबान ने कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। यह हमला किसी सड़क या बाजार पर नहीं था, ये सीधा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गर्दन पर वार था। इस एक हमले ने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। इस हमले के बाद एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन कराची। अब जाकर सरकार को ये बात समझ आई कि जुर्म और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और कराची को बचाना है तो इन दोनों को जड़ से साफ करना होगा। लेकिन तालिबान असलम को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। 2014 में एक सुसाइड बॉम्बर ने 200 किलो आरडीएक्स से भरी गाड़ी से असलम के काफिले पर हमला कर दिया, और इस बार कराची पुलिस का वो सबसे खूंखार चेहरा हमेशा के लिए धुएं में गायब हो गया। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ आता है? यही कि लोकल लेवल पर करप्शन और गैंग वॉर ने मिलकर एक ऐसा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा कर दिया था, जिसे भरने के लिए एक ऐसा खतरा आ गया जो पूरे देश के लिए एक नासूर बन गया। और सबसे जरूरी सबक जो ये कहानी हमें सिखाती है, वो ये है कि जब भी स्थानीय स्तर पर कानून और व्यवस्था नाकाम होती है, तो वो एक ऐसी जमीन तैयार करती है जिस पर आतंकवाद की फसल बहुत आसानी से उगती है। कह सकते हैं कि लोकल नाकामी ही ग्लोबल टेरर की नींव रखती है।